गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास हिंदी का सेकंड चैप्टर ल्हासा की ओर। इस जगह का नाम है, यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। लेखक का नाम है राहुल संस्कृतन। राहुल संस्कृतन, पहले मैं आपको कवि परिचय पढ़ा रही हूँ। इनका जन्म 1893 में इनके ननिहाल के गांव 15 जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनका पैतृक गांव कनेला था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनके पिता राहुल संस्कृतन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं की जानकारी रखते थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल संस्कृत ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने ग्रंथों में हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, धार्मिक, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार अपनी महत्वपूर्ण कार्य रचना में किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में इन्होंने बहुत ही महारत हासिल है। इन्होंने घुमक्कड़ी साहित्य की रचना और उन्होंने लाभों का विस्तार वर्णन किया है। मंजिल के स्थान पर यात्रा ही को ही घुमक्कड़ उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी मिलती है। साथ ही भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने स्थानों की मौलिकता का वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो इन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति प्राप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिखमंगे के छद्मवेश में की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। उन्होंने बहुत कुछ रोचक शैली में वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय की तिब्बत के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। लेसन हमारा ल्हासा की ओर, ठीक है। कवि परिचय मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेखक था कि अपने एक दोस्त के साथ तिब्बत की यात्रा करते हैं। तिब्बत के एक शहर ल्हासा के प्राकृतिक और किस तरह से जो दुर्गम रास्ता है और वहाँ का जो जनजीवन है उसका कवि ने वर्णन किया है कि वहाँ तिब्बत में वैसे किसी को जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन उन्होंने भिखमंगे के एक रूप में उन्हें प्रवेश करके यात्रा की थी। यह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता है। फरी एलिपोर्ट का प्रस्ताव जब नहीं मिला था तो हिंदुस्तान को भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करते थे। ये व्यापारी के लिए सैनिक रास्ता भी है, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दूर के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहीं पर कुछ आबादी दिखाई देती है। ऐसा ही परिपक्व एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, कुछ आराम की भी बातें हैं। वहाँ जाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, न ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर पर भीतर तक चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं।
यह आपके लिए उसे पक्का देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में आपको दे देगी। यदि उनकी जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मत ला सकते हैं। चाय का रंग हो जाने पर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहगीरी मांगने आया। हमने 2 चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम गोड़दा के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। वहाँ भी सुमति के जन पहचान के आदमी थे। भिखमंगे रहते थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5-7 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे। भिखमंगे नहीं, ये एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त हमें किसी ने ठहरने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव में सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की इस वक्त मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त 6